नैनी जेल के सामने हूँ। नैनी जेल में 3 दरवाजों के बाद एक मालवीय वार्ड है, जो 2 कमरों के फ्लैटनुमा निर्माण जैसा लगता है। यहीं पर अतीक अहमद रहा करता था। साथ ही कुछ नीम के पेड़ हैं और उनके इर्द गिर्द काफी सारी सीढ़ियां हैं। बताया जाता है कि यहीं पर अतीक अहमद अपना दरबार लगाया करता था। अतीक ने जेल को अपने तरीके से चलाने की काफी कोशिश की और जब एक जेल अधीक्षक ने इसका विरोध किया तो अतीक अहमद ने उस अधीक्षक के चैम्बर में घुस के उसे धमकी दी थी। और यह धमकी बॉलीवुड के किसी बड़े डायलॉग की तरह थी। जैसे फिल्म दबंग में चुलबुल पांडे कहता है कि इतनी गोलियां मारेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। इसी तरीके की धमकी अतीक अहमद ने जेल अधीक्षक को दी थी। हमको अतीक ने मेरे ऑफिस में आकर मुझसे कहा कि 30 दिन में तुमको टाइम देता हूं, अपना यहाँ से ट्रांसफर करा लो, वरना इतनी गोलियां चलेंगी पोस्टमार्टम तुम्हारा नहीं हो पाएगा। अब इससे बड़ी और धमकी क्या हो सकती? अतीक जेल में जरूर था, लेकिन उसे अपने घर का ड्राइंग रूम बना लेता था। उसकी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, बिजनेस पार्टनर सभी आते थे। बड़े बड़े अधिकारी जेल में मुआयने को बहाना बनाकर उससे मिलने पहुंचते थे। जेल के दरवाजे अतीक के मुताबिक खुलते बंद होते थे और घड़ी अतीक की जरूरत के मुताबिक ही चलती थी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर मैं 2002 में नैनी जेल में गया। उस समय अतीक अहमद नैनी जेल में बंद थे। जब मैं गया तो पहले दिन सुबह 8 बजे से रात को 11 साढ़े 11 बज गया, जेल नहीं बंद हुई। बिल्कुल जैसे सराय हो खुली है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुलाकात हो रही है। 11 बजे तक, साढ़े 11 बजे तक बंद ही नहीं होती थी। वो वहाँ पे इनका रिक्रूटमेंट भी होता है। इन लोगों के साथ एक बड़ा काम ये भी है, ये रिक्रूट करते हैं नए नए लड़कों को, पता लगाते हैं कि कौन कहाँ का है, कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है, फलाना है, और उनको आओ हमारे गैंग में आओ। शामिल होते हैं लोग इनके गैंग में। तो इस तरह गैंग इनका बढ़ता रहता है जेल में। जेल तो आपका एक तरह का नर्सरी है। फिर वो नर्सरी, ये लोग तो उसके वाइस चांसलर्स हैं सबके सब। तो ये अपना लड़कों को उन्होंने बुलाया और सबको समझाया कि तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा। उनके हो गए वो, अब उनके गैंग में काम करने लगे। तो इस तरह से इनका गैंग बढ़ता रहता है, इनका काम चलता रहता है। अपने हिसाब का सिस्टम तैयार करने के लिए अतीक किसी के भी पास पहुंच जाता था। ये अहमदाबाद की साबरमती जेल है। जब अतीक को यहाँ भेजने के आदेश हुए तब उसने अपने बेटे असद को गुजरात की जानी मानी मुस्लिम पर्सनैलिटी जफ़र सरेशवाला के पास भेजा। जफ़र को अप्रोच करने के लिए अतीक ने प्रयागराज में अपने एक हिंदू दोस्त की मदद ली। अपने हिंदू दोस्त के साथ उसने असद को जफ़र सरेशवाला के पास मिलने के लिए भेजा। असद अपने साथ मिठाई और फल लेकर के पहुंचा था। उसने जफ़र के साथ अपनी माँ की बात भी कराई थी और इन सब का मकसद एक ही था कि साबरमती जेल में अतीक के लिए सब कुछ सही रहे। देखिए, ये बात ग़ालिबन 2019 की है और मुझे हमारे एक जानने वाले हैं इलाहाबाद में जो नॉन मुस्लिम है, तो उनका एक दिन फ़ोन आया है कि भाई हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं और हम किसी और से भी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो लोग आते हैं मिलने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आइए। तो 1-2 दिन के बाद वो आए। तो वो तो आए, लेकिन उनके साथ एक नौजवान लड़का था। मैं समझता हूँ 18 या 19 साल की उम्र होगी, एकदम लंबा चौड़ा, बहुत ही खूबसूरत, गुड लुकिंग। तो आए, मैंने बिठाया उनको, और एक मुस्लिम भी थे और एक नॉन मुस्लिम थे जो वहाँ के। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा भाई क्या है, और तो बोले नहीं ये असद हैं और ये अपने अतीक अहमद एक इलाहाबाद के हैं, उनके ये बेटे हैं। तो पहले तो मैं समझा ही नहीं कि ये अतीक अहमद हैं कौन। तो फिर बोला कि नहीं वो लड़के ने बात की मुझसे। तो मैंने पहले पूछा भाई कौन हो तुम, क्या करते हो। तो उसने मुझे बताया वो MIT यूनिवर्सिटी जो है, MET यूनिवर्सिटी आपकी नोएडा में, दिल्ली के पास,
तो वहाँ पर वो फर्स्ट ईयर लॉ में पढ़ता था, यानी 5 साल का लॉ का जो कोर्स था उसमें, और बहुत अच्छा संजीदगी से बात करता था, बहुत अच्छी बात करता था, बात करने में बहुत अच्छा था। तो उसने कहा कि मेरे जो फादर हैं अतीक अहमद, तब मुझे थोड़ी ट्यूबलाइट बोलते हैं वो हुई कि यार ये तो वो डॉन साहब हैं, बाहुबली। तो मैंने कहा यार, तो बोले नहीं। तो इतने में उसने सीधा फ़ोन ही लगा दिया और मेरे से बात कराई। तो पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि यार ये तो जेल में है, बात कैसे कर सकते हैं। बहरहाल उसने फ़ोन लगाया, मैंने बात की, तो उन्होंने सीधा ही मेरे से, अतीक साहब ने बात शुरू की कि ज़फ़र भाई मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा भाई मैं इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी, और आप जेल में हो। मैंने तो कभी किसी से जेल में बात भी नहीं की। बोले नहीं, मैं बस इतनी मदद चाहता हूँ आपको कि मेरी साबरमती जेल में वो शिफ्ट करने वाले हैं मुझे, तो चूँकि आप अहमदाबाद के हैं, आपका बड़ा नाम है, तो वहाँ इतना करवा दें कि मुझ पर कोई ज़्यादती नहीं हो, ज़बरदस्ती नहीं हो, और मैं कुछ डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। फिर उसने अपनी वालिदा से भी, अपनी माँ से भी बात कराई मुझे, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि बड़ी मिठाई भेजी थी। तो बड़ी एक नॉर्मल एक औरत होती है, बेचारी ने मेरी बात सुनी उस वक्त। ये घटना सुनकर लगता है कि अतीक ने अपने परिवार का इस्तेमाल किया। जेल में बंद अतीक ने अपनी सुविधा के लिए अपने बेटे और पत्नी के जरिए एक इमोशनल ट्रिक यूज की। परिवार अतीक के गुनाह से परिचित था और शामिल भी था। पूरा परिवार का आतंक था, सभी लोग इसमें पूरे क्रिमिनल थे। आपने देखा होगा कि इस घटना में भी असद ने उमेश पाल को एक डलिया के पीछे छुप गया था, जाके अंदर बैठ गया था, उसमें से निकाल के गोलियां मारी हैं। असद जो है वो छोटा सरदार कहलाता था। तो पूरा परिवार अपराध में लिप्त। वो जेल में होता तो उसके बेटे बाहर उसके खौफ की मार्केटिंग करते थे, ब्रांडिंग करते थे, सेल करते थे और कलेक्शन भी करते थे। देवरिया जेल में उसके बेटे ही एक व्यापारी का अपहरण कर लाए थे, जहां अतीक उसकी पिटाई भी की। उस समय की ये बात थी कि वहाँ पर हमने देखा कि वो जो समय था, तो वो ये ऐसा समय था कि जो चाहे वो होता था। हमने कहा कैसे जेल चलाई जा रही, न कोई नियम है, न कोई कानून है, मिलने वाले जो हैं उनका तांता लगा हुआ है, कोई जब मर्जी होती चले आते हैं, कोई मिठाई ला रहा है, कोई फल ला रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई ये ला रहा है। खाना बनाने के लिए गैस है, स्टोव है, मान लीजिए उन्होंने रखा है, खाना बनाने के बर्तन हैं, राशन है, जो भी है, सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। कप हैं चाय के, उसमें 1-2 कप नहीं रहते थे, वहाँ दर्जन भर रखे हुए हैं। मतलब जो लोग आते थे उनको भी, जो ऐसे लोग थे उनको चाय पिलाना, ये करना, ये सारा कुछ, मतलब एक व्यवस्था थी, एक पैरेलल व्यवस्था वहाँ रहती थी कि आपके सिस्टम अलग है, जो कैदी हैं उनके लिए अलग है, ये हमारी व्यवस्था। ये जो लोग उनके आते हैं, हुआ क्या कि पर्ची, मान लीजिए उनके साथ 5 आदमी बंद हैं, अब 5 आदमी से 3-3 आदमी तो मिल ही सकता है, तो 5 से 15 हो गया। अब वो जो 15 लोग आ रहे हैं वो नाम उसका लेके आ रहे हैं, जो इनके 5 गुर्गे हैं, मुलाकात इनसे कर रहे हैं, और क्या। अब हम कानूनन अगर देखा जाए तो कोई बात नहीं, भाई 15 आदमी आए, अब उसमें से पता लगा, उन्होंने जब रिस्ट्रिक्शन शुरू हुए तो उन्होंने उसको कर दिया, भाई कम से कम जो है उनके नाम पे 2-2 आदमी आने, मतलब 2 आदमी आज आए, 2 कल आए, फिर 1 के 3 आदमी और आए, तो उन्होंने भी सिस्टम जो है अपने थोड़े बहुत मॉडिफाई करना शुरू किया। नाम उनका हो गया या अन्य लोगों का, बहुत से लोग जिनकी मुलाकात ही नहीं आया करती थी, उन लोगों का भी जो है उनके नाम पे पर्चियाँ आ गई। अब जो पर्ची सैंक्शन कर रहा है वो क्या जाने कि ये इन किससे मिलने आ रहे हैं। वो तो लिखा है उसने कि हाँ पूछिए, जो सिस्टम है जेल में, एक पर्ची होती है, फॉर्म होता है, उसमें आदमी का नाम लिखा जाता है, फिर वो पर्ची घुमाई जाती है जेल में कि भाई ये अमुक व्यक्ति मिलने आ रहा है, तुम मिलोगे या नहीं, तो उसमें लिखा जाता है। अगर वो कहता था नहीं मिलेंगे तो लिख दिया कि मिलना नहीं चाहता, अगर उससे कहा हाँ मिलेंगे तो हाँ लिख दिया उसमें, तो जेलर के पास आता है, जेलर उसको साइन कर देते हैं, भाई मुलाकात हो गई उसकी। अब वो आदमी आ गया, हम अब जब वहाँ देखा, जाके देखते हैं तो पता लगा वो तो अतीक के आदमी। अब सिस्टम को जो है कैसे तोड़ मरोड़ करके भी काम किया जाए, ये सभी लोग करते हैं, तो इस तरह से उनकी मुलाकात होने लगती थी। हर तरह के लोग थे,
इनके जो बाहर लोग हैं जो काम कर रहे हैं इनके, वो लोग भी मिलने आते थे, जो अधिकारी मिलने आते थे, इनसे नेता मिलने आते थे, हर तरह के लोग मिलने आते थे। कौन नहीं आता था? किसको कहा जाए कि नहीं साहब इस वर्ग का आदमी नहीं आता था? सब मिलने आते थे। पहले ये भी नहीं था कि CCTV लगा हो या कुछ है। अब इन लोगों के टाइम में तो अब जब ये सिस्टम आ गए तो उसको इनऑपरेटिव कर देते हैं। पता लगा CCTV लगा है, जब इनके लोग आ रहे हैं वो ऑफ हो गया। मोबाइल लगा हुआ है, मोबाइल वहाँ काम ही नहीं करता। ओपन में कहाँ है जो है वो ये जैमर काम करता है। जैमर एक बार यहाँ मैं लखनऊ में था तो हमको भी उस कमेटी में जाने का मौका मिला, तो वो 45 डिग्रीज़ पे वो जैमर था। अगर आप इस 45 डिग्रीज़ के बीच में हैं तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, तो आप उससे अलग हट जाइए, या जहाँ जैमर लगा उसके नीचे खड़े हो जाइए, आप बात कर लीजिए। तो उन रोज जो मोबाइल यूज़ करने वाले हैं उनको पता है कि ये करना है, 45 डिग्री से अलग हट गए, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ये प्रयागराज का धूमनगंज थाना है। गुनाह की पढ़ाई करने वाले छात्रों को यहां पर जरूर आना चाहिए। कैसे क्रिमिनल धीरे धीरे अपने साथ आम आदमी को जोड़ता है और फिर अपने बचाव के लिए उनका इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। कैसे कानून को ठेंगा दिखाना उसकी आदत बन जाता है और फिर कैसे सिस्टम उसके सामने बौना बन जाता है। अपराधी का खौफ कानून के इकबाल से बड़ा हो जाता है। इसी तरह की एक बात 1989 में यहां के SP रहे और बाद में प्रदेश के DGP रहे OP सिंह ने हमें बताई। क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।